एक आदमी जो कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था, जिसकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर थी, मतलब लाखों करोड़ रुपए। और फिर कुछ साल बाद वही आदमी एक लंदन की कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी असली नेटवर्थ 0 है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही ये कहानी सिर्फ एक आदमी के डाउनफॉल की है। ये कहानी है दो भाइयों की, एक ही पिता के दो बेटे, जिन्हें विरासत में मिला था इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर, और जिन्होंने उस एम्पायर के लिए ऐसी जंग लड़ी कि उसकी आंच ने देश की प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ में है एक तीसरा इंसान, एक गरीब स्कूल टीचर का बेटा जो कभी भजिए बेचता था और जिसने भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया, और फिर वही साम्राज्य 2 टुकड़ों में बिखर गया। आइए जानते हैं द रियल स्टोरी ऑफ अंबानी एम्पायर। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, चोरवाड़। साल 1932। समंदर के किनारे बसा एक मामूली सा कस्बा। यहीं एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म होता है धीरू भाई अंबानी का। पिता हीरा चंद अंबानी एक सिंपल स्कूल टीचर, पूरी जिंदगी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तनख्वाह इतनी कि घर मुश्किल से चलता था। माँ जमुना बेन, एक ट्रेडिशनल घरेलू औरत। घर में पैसा नहीं था, लेकिन धीरू भाई के पास एक चीज भरपूर थी, दिमाग और एक आदत, हर जगह मौका ढूंढने की। गांव के पास था गिरनार पर्वत, एक मशहूर तीर्थ स्थल जहां हर हफ्ते हजारों यात्री आते थे। छोटे धीरू भाई ने सोचा, इतने सारे थके हारे लोग, इतनी भूख, यहाँ तो पैसा है। उसने भजिए और स्नैक्स बनाकर वहाँ बेचना शुरू कर दिया। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये इंस्टिंक्ट था। डिमांड कहाँ है वही पैसा है। लेकिन गाँव में बड़े सपने पूरे नहीं होते, तो 16 से 17 साल की उम्र में धीरू भाई निकल पड़े एक ऐसी जगह के लिए जिसका नाम भी ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना था। जगह ईडन, आज के यमन में एक पोर्ट सिटी, लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश कंट्रोल वाला दुनिया का एक सबसे बिजी ट्रेडिंग हब। यहाँ धीरू भाई को नौकरी मिली। शुरुआत बिल्कुल नीचे से, पेट्रोल पंप पर काम, फिर क्लर्क का काम। लेकिन धीरू भाई सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। ईडन में दुनिया भर का सामान आता था, ऑयल, मसाले, कपड़ा, धातु। यहाँ बैठकर धीरू भाई ने पहली बार समझा कि इंटरनेशनल ट्रेड असल में चलता कैसे है, पैसा कैसे घूमता है। कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ के चांदी के सिक्कों में इतनी प्योर चांदी थी कि सिक्के की असली कीमत उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा थी। यानी सिक्का पिघलाओ तो चांदी ज्यादा में बिकती थी। धीरू भाई ने ये बात पकड़ ली। ये एक शार्प बिजनेस माइंड की पहली झलक थी, एक मौका जो सबके सामने था, पर देखा सिर्फ धीरू भाई ने। लेकिन एडन में पैसा कमाना मकसद नहीं था, मकसद था अपना कुछ खड़ा करना। और वो सपना सिर्फ एक जगह पूरा हो सकता था, इंडिया। 1950 के दशक के आखिर में धीरू भाई इंडिया लौट आए। जेब में बड़ी पूंजी नहीं थी, बस कुछ हजार रुपए। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने शुरुआत की, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरू में मसाले एक्सपोर्ट करते थे, फिर नजर पड़ी एक ऐसी चीज पर जिसने सब बदल दिया, पॉलिएस्टर यार्न। धीरू भाई की सबसे बड़ी सोच यही थी, इंडिया का असली पावर अमीर नहीं बल्कि उसका आम आदमी है। तो उन्होंने ऐसे कपड़े बनाए जो दिखें प्रीमियम पर हों आम आदमी की पहुंच में। और जन्म हुआ एक लेजेंडरी ब्रांड का, ओनली विमल। फिर 1977 में धीरू भाई ने वो दांव खेला जिसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने रिलायंस को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया। उस जमाने में शेयर बाजार सिर्फ बड़े लोगों का खेल माना जाता था। धीरू भाई ने गांव-गांव जाकर आम लोगों को समझाया, रिलायंस में पैसा लगाओ, कंपनी के मालिक बन जाओ। लाखों लोगों ने भरोसा किया। रिलायंस के शेयर होल्डर्स इतने हो गए कि कंपनी की एनुअल मीटिंग किसी हॉल में नहीं बल्कि फुटबॉल स्टेडियम में करनी पड़ती थी। धीरू भाई ने इंडिया में जो खड़ा किया उसे नाम मिला द इक्विटी कल्ट। एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक विशाल इंडस्ट्रियल एम्पायर बन चुकी थी, यान से पेट्रोकेमिकल्स और फिर ऑयल रिफाइनिंग तक। लेकिन साल 1986 में सब कुछ बदल गया। फरवरी 1986, ताकत के शिखर पर बैठे धीरू भाई को आया एक स्ट्रोक। उनका दायां हाथ काम करना बंद कर गया और यहीं से धीरू भाई ने धीरे धीरे अपना बिजनेस अपने 2 बेटों के हाथ में देना शुरू किया, मुकेश और अनिल। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यही 2 किरदार पूरी कहानी का दिल हैं। मुकेश अंबानी स्वभाव से शांत, इंट्रोवर्ट। उन्हें सुर्खियां पसंद नहीं थी, उनका काम था ऑपरेशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट में खड़ा करना। अनिल अंबानी बिल्कुल उल्टा, एक्सट्रोवर्ट, चार्मिंग, चमक दमक वाला। वो बने रिलायंस का पब्लिक फेस। पॉलिटिशियन से रिश्ते, मीडिया, मार्केटिंग, लॉबिंग, ये सब अनिल संभालते थे। दोनों अलग पर अब तक एक टीम। लेकिन 1991 में धीरू भाई ने एक फैसला लिया जिसने पहली दरार डाली। उन्होंने मुकेश को वाइस चेयरमैन बना दिया
और अनिल रह गए जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। और मुकेश ने धीरे धीरे अपने भरोसेमंद लोगों को कंपनी में बड़े पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, धीरू भाई ने मुकेश को क्यों चुना, अनिल को क्यों नहीं? इसकी एक बड़ी वजह थी परिवार के अंदर की कहानी। अनिल अंबानी को प्यार हो गया उस जमाने की एक ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस से, टीना मुनीम, एक पूर्व मिस इंडिया, मॉडर्न, बेबाक। लेकिन अंबानी परिवार एक कंजर्वेटिव गुजराती परिवार था और इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं था। कहा जाता है कि खुद धीरू भाई ने इस शादी का जमकर विरोध किया। दूसरी तरफ मुकेश की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने उस लड़की से शादी की जिसे उनकी मां कोकिलाबेन ने एक डांस रिसाइटल में देखकर पसंद किया था, नीता। नीता परिवार की असली बहू मानी गई। परिवार के हर बड़े फैसले में उनकी राय ली जाती, जबकि टीना हमेशा एक आउटसाइडर ही रही। आखिरकार 1991 में अनिल और टीना की शादी हुई, पर तब तक परिवार के अंदर दूरियां बन चुकी थी। ये सिर्फ शादी का मसला नहीं था, ये उस गहरी खाई की शुरुआत थी जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को दो टुकड़ों में बांट देने वाली थी। 90 के दशक के आखिर में रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा, रिलायंस इंफोकॉम। लेकिन इस नई बड़ी कंपनी में अनिल या उनके किसी करीबी को कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली। ज्यादातर कंट्रोल मुकेश और उनके लॉयलिस्ट के हाथ में था। अनिल को साफ दिखने लगा मुकेश उन्हें किनारे कर रहे हैं, बराबर का पार्टनर नहीं मान रहे। और अनिल का यह भी मानना था कि पॉलिटिशियंस और मीडिया को संभालने वाली उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही। 1999 तक धीरू भाई के जीते जी ही दोनों भाइयों के बीच की दरार साफ नजर आने लगी। पूरा रिलायंस ग्रुप अंदर ही अंदर दो खेमों में बट गया, प्रो मुकेश और प्रो अनिल। धीरू भाई को सब पता था, पर उन्होंने बिजनेस बांटने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। मार्च 2002 में उन्होंने अपनी कंपनियों का एक मेगा मर्जर कर दिया। माना जाता है कि उनका मकसद था सब कुछ इतना उलझा देना कि भाई अलग हो ही न सकें, मजबूरी में साथ काम कर। ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर एक ब्रदर्स फ्यूड की खबर छाप दी। देश के एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दो भाइयों की लड़ाई। इस मीडिया वॉर में अनिल का पलड़ा भारी था। एक के बाद एक खबरें छपने लगी। मुकेश की पॉलिटिशियन से डील्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल और ये कि वो अपने छोटे भाई के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। फिर आया एक चौंकाने वाला मोमेंट। एक बिजनेस सेमिनार में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बाल्मर बीच में ही छोड़कर चले गए। हालात इतने बिगड़ गए कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को बीच में आना पड़ा। एफएम ने कहा, इन दो भाइयों की लड़ाई से पूरा देश परेशान है। अब इस जंग को रोक सकता था तो सिर्फ एक इंसान। वो इंसान थी उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी। आईसीआईसीआई के केवी कामत जैसे फैमिली फ्रेंड्स की मदद से जून 2005 में आखिरकार दोनों भाइयों के बीच एक समझौता हुआ। साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। मुकेश को मिली फ्लैगशिप कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL, ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स का कोर बिजनेस। अनिल को मिली रिलायंस इंफोकॉम टेलीकॉम, रिलायंस एनर्जी पावर और रिलायंस कैपिटल फाइनेंस। मोटे तौर पर मुकेश को मिला साम्राज्य का 60 से 70% और अनिल को 30 से 40%। साथ में एक 10 साल का नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। एक भाई जिस सेक्टर में है दूसरा उसमें नहीं घुसेगा। ऊपर से लग रहा था कि जंग खत्म। 2007 तक अनिल की नेटवर्थ 3 गुना होकर $45 बिलियन पहुंच गई। मुकेश की 49 बिलियन के लगभग बराबर। दुनिया ने मान लिया, कहानी सुलझ गई। असली जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। मुकेश एक बात से नाराज थे, टेलीकॉम, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, बंटवारे में अनिल के पास चला गया था। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मौका आया जनवरी 2008 में, जब अनिल अपनी रिलायंस पावर का IPO लेकर आए। देश का उस वक्त का सबसे बड़ा IPO, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। पर लॉन्च के अगले ही दिन शेयर मार्केट में धड़ाधड़ बिकने लगे। एक ही दिन में शेयर करीब 20% गिर गया। अनिल ने आरोप लगाया
कि ये मुकेश से जुड़ी कंपनियां कर रही हैं। उन्होंने सेबी से शिकायत की कि अलॉटमेंट के सिर्फ 4 मिनट के अंदर मॉरिशस की 7 कंपनियों ने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए और इन कंपनियों के तार मुकेश से जुड़े थे, क्योंकि अगर ये शेयर चढ़ता तो अनिल मुकेश से भी अमीर हो जाते। ये अनिल के लिए पहला बड़ा झटका था, पर आखिरी नहीं। इसके बाद आया MTN डील का झटका। अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस साउथ अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी MTN के साथ मर्ज होने वाली थी और इस डील से अनिल फिर मुकेश से अमीर हो जाते। पर मुकेश ने उसी पुराने फैमिली एग्रीमेंट का हवाला देकर इसे रुकवा दिया। MTN 2 भाइयों की लड़ाई से डरकर डील से पीछे हट गई। फिर दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां अनिल की कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाकर भी बाहर हो गई। अनिल को यकीन हो चला था उनकी हर बिजनेस नाकामी के पीछे एक ही हाथ है, मुकेश का। लेकिन सबसे बड़ी जंग अभी बाकी थी, द गैस वॉर्स। 2005 के बंटवारे में गैस निकालने का बिजनेस गया मुकेश के पास और बिजली बनाने का बिजनेस अनिल के पास। अब समस्या ये थी, अनिल को अपना पावर प्लांट चलाने के लिए गैस चाहिए था और वो गैस था मुकेश के पास। समझौते में मुकेश ने वादा किया था गैस देंगे $2.34 प्रति यूनिट के दाम पर 17 साल तक, पर जल्द ही दोनों इसी दाम पर भिड़ गए। मामला सरकार तक पहुंचा। सरकार ने कहा नेचुरल गैस देश की संपत्ति है, इसका दाम अंबानी नहीं सरकार तय करेगी। और सरकार ने दाम तय किया $4.21, यानी लगभग 2 गुना। अनिल ने आरोप लगाया कि सरकार मुकेश के फायदे के लिए ये कर रही है। उनकी कंपनियों ने अखबारों में फ्रंट पेज एड्स तक छाप दिए। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी दौर में कुछ बेहद सेंसेशनल आरोप और कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हवा में थी, जिनमें एक किताब में छपा एक सैबोताज का दावा भी शामिल था। लेकिन इनमें से कुछ भी कभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ और दोनों खेमे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गैस सरकार की संपत्ति है, दाम सरकार तय करेगी, अंबानी भाई नहीं। ये अनिल के लिए एक तीसरा बड़ा झटका था। इस फैसले से मुकेश को अरबों का फायदा और अनिल को अरबों का नुकसान। फैसले के बाद दोनों भाइयों ने वो 10 साल का नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया, पर तब तक अनिल का साम्राज्य अंदर से दरकने लगा था। अनिल के पास एक बूमिंग बिजनेस बचा था, टेलीकॉम, पर यही सबसे बड़ी मार पड़ी। मजे की बात यह है कि टेलीकॉम की सबसे बड़ी गलती की थी मुकेश ने, पर उसकी सजा भुगती अनिल ने। जब 2002 में ये बिजनेस शुरू हुआ था तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी थी, GSM और CDMA। मुकेश ने चुनी CDMA, पर एयरटेल जैसी बाकी कंपनियों ने चुनी GSM। दिक्कत ये थी कि CDMA सिर्फ 2G और 3G चला सकती थी, 4G नहीं। तो जब बंटवारे में ये कमजोर पत्ता अनिल के हाथ आया तो उन्हें पूरा नेटवर्क बदलने के लिए अरबों रुपए चाहिए थे। कर्ज बढ़ने लगा। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में भी उनकी एक कंपनी का नाम घसीटा गया और फिर आया वो तूफान जिसने सब खत्म कर दिया, रिलायंस जियो। मुकेश ने मुफ्त 4G डेटा और कॉल्स देकर पूरा मार्केट हिला दिया। कस्टमर्स रातों रात जियो की तरफ भाग गए। अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस जो पहले ही कर्ज में डूबी थी, अब डूबती चली गई। एयरसेल से मर्जर की कोशिश नाकाम, टावर बेचने की डील्स नाकाम। 2018 तक अनिल की कंपनियों पर कुल कर्ज था लगभग